So we see this problem. If the distance between the center of the 2-point object is increased by 3%, then how force of attraction between them will change. तो मैंने इसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला भी बता दिया था. आपको याद है ये 9th में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है फॉर्मूला. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर फ्रॉम क्लास 9? ओके, सो सिचुएशन को बनाते हैं. 2-point ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा एक M1, सेकेंड इज M2. उनके बीच में डिस्टेंस R मान लेते हैं. So if the distance between the center of the 2-point object is increased by 3%, then what will be the effect on the attraction force? पहले तो एक बात ये मेरे को बताओ, how this force related to R value इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है. तो आप लोग को ये मालूम है इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या होता है? मोहित, इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे हम इसको समझेंगे, इसका क्या बेनिफिट है? चलिए आई होप ये सबको पता होगा इनवर्स रिलेशन. अगर आप नीचे इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी. इनवर्स रिलेशन होता है कि मतलब रिवर्स रिलेशन. ठीक है, थोड़ा नेट बेटा स्लो रहेगा तो धीरे धीरे ही ये यहाँ पे अपीयर होगा. मेरी आवाज पहले पहुंचेगी, हो सकता है ये थोड़ा डिले में आपके पास पहुंचे, क्योंकि इस समय ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन over the whole world, so everyone is using this application in which this Zoom application is most famous. So इसलिए ट्रैफिक इस पे बहुत ज़्यादा हाई होगा और इस वजह से इसका सर्वर बिजी होगा, तो ये थोड़ा सा इस समय स्लो डाउन ये हो सकता है. ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा हमें. ओके नाउ, तो इसका मतलब डेफिनेटली अगर हम इस R को इंक्रीज करने वाले हैं एज पर द क्वेश्चन, देखिए 3% बढ़ाने वाले हैं, तो वो फोर्स को फर्क तो पड़ने ही वाला है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओरिजिनल फोर्स को हम लिख लेते हैं. बिफोर इंक्रीज लेट F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Before increase of R value. So relation becomes G M1 M2 by R square. Make it equation 1. To increase by 3% of R value, तो जो न्यू एफ है हमारा G M1 M2 R डैश स्क्वायर मान लेते हैं, और जो बेटा R डैश है वो किस किस बच्चे को R डैश लिखना आएगा? पिछले क्वेश्चन से आपको आइडिया हो चुका है कि क्वेश्चन एक है ना 3% बढ़ाने के लिए, तो आप इस तरीके से परसेंटेज निकाल के R is common, so 1 plus 3 by 100. This is R dash.
So put 3 into इसको और सिंप्लीफाई करिए। So we have r square 1 plus 3 by 100 स्केयर वैल्यू। भाई यहाँ तक किस किस के लिए ठीक है, दे अंडरस्टूड जो भी हुआ है। बेटा ये प्रदीप, ये बच्चा नया है, ये कौन है बच्चा? कौन सी क्लास में थे आप प्रदीप? सेक्शन कौन सा था? सर सी सेक्शन में था सर। तो आप फिर अभी तक आप क्यों नहीं लगा रहे थे पीछे क्लास से? सर वो मेरी कुछ दिन से हेल्थ खराब हुई थी, इसलिए मैंने आपके पीछे यूट्यूब पे सारी वीडियो कवर कर ली थी। चलो ठीक है, अब लगा सकते हैं आप, ठीक है। यस सर। फाइन। तो अब निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल चेंज। तो ये तो हमें पता ही था ना कि वो डिक्रीज होने जा रही है, तो परसेंटेज मुझे निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज दिखाना है। तो किस बच्चे को इसका एक्सप्रेशन लिखना आता है, वो हाथ खड़ा कर ले। क्योंकि ये ना बहुत फिजिक्स में लगेगा ही ऐसा, बहुत बारी आपको आपसे पूछा जाएगा डिक्रीज निकालो, इंक्रीज निकालो, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा एफ डैश माइनस एफ निकालता है तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव परसेंटेज आएगी। और कोई अगर एफ को आगे करके निकालता है उसका आंसर दिखेगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो कोई वैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि कौन सा आंसर सही है, दोनों से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना मैग्नीट्यूड का डिक्रीज आना है, क्योंकि डिक्रीज तो हमें वहीं से पता है ना, वो इनवर्स रिलेशन से। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आपके पास सही इंफॉर्मेशन आनी जरूरी है, जिससे आपको ये पता लगे कि डिक्रीज है या इंक्रीज है, या और साथ में कितना मैग्नीट्यूड। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्रोसीड किए जा सकते हैं। अगर किसी ने ये किया है तो वो भी ठीक है, अगर किसी ने ये किया है तो ये भी ठीक है। अगर कोई ये करता है तो नेगेटिव साइन से उसको या किसी को भी पता चल जाता है कि भाई 100% यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा बच्चे को बोल के बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है और एक्चुअल में वाकई में एफ यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो बस इतना ही फर्क है। तो अगर आप इन चीजों को अंडरस्टूड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो कितने बच्चों ने इसको ऐसे किया है, एफ डैश को आगे रखा है, वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, एनीवन विद एफ इन फ्रंट, सेकंड केस। हाँ तो ठीक है, दोनों बातें मैंने समझा दी हैं आपको।
अब आ जाइए, एफ डैश को हम डालते हैं GM1 M2 सुनाओ। अब इससे आगे मालूम है वेदिता, आप बताइए इससे आगे हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। सर GM1 M2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें। हाँ, कितना कॉमन आएगा, फिर से बोलना। GM1 M2। ओके, और आर स्क्वायर भी तो कॉमन है। ये सर R square GM1 M2 upon R square। हाउ मेनी एग्री विद वेदिता? यही बेस्ट पॉसिबल स्टेप है। ओके फाइन। So taking GM1 M2 by R square common, और एक चीज मैंने और की साथ में ऊपर ले गया, into 100। आप देख पा रहे हो ये सारा पोर्शन कैंसिल होगा। अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन? रेज योर हेड क्विकली। हाँ प्रदीप, आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मोहित, ईशा, रूपा, सब बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके। तो बताइए मुझे क्या होगा बायनोमियल को यूज करेंगे तो? सर इसमें 1+3/100 है ना, इसमें हम 100 कॉमन निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, बायनोमियल ऐसे थोड़ी यूज होती है। चलो अपूर्वा, अपूर्वा सुन पा रही हो? यस सर, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जिससे 1 प्लस फिर n की सर वैल्यू 1+100/3 एक मिनट पावर 2 अपूर्वा, होगा। अपूर्वा को बोलने दो भाई। हाँ बोलो बेटा अपूर्वा। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जिसमें n की प्लेस पे -2 पुट करेंगे और x पे 3/100। ठीक है, वेरी गुड। तो बनेगा 1+3/100 सॉरी 1 प्लस -2 इंटू 3/100 प्लस -2 फाइनल फिर आंसर ब्रैकेट बताओ में। अपूर्वा, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है? सर अभी निकाला नहीं है। ओके कृष्णा, आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? दिव्यांशी का फाइनल आंसर? वगेश योर आंसर? अनमोल आपका आंसर? सर मैं दूसरा मेथड लगभग कर रहा था सर, उससे निकला नहीं। अब इस मेथड से कर रहा हूँ सर लगातार, मतलब ओके तो लगभग इतना ही आ रहा है सर। ओके समीक्षा, आपका आपका आंसर 5.74 कैसे जा रहा है? समीक्षा लाइन पे आओ।
बेटा मेरी तरफ से आप अनम्यूट हो। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस आंसर? 6% किसका आ रहा है? हाथ खड़ा करें। तो सुहेल, कृष्णा, प्रदीप, अनमोल, दे आर गेटिंग। वैदिता, अब हो जाएगा आपसे? चलिए ठीक है, फाइन। तो सभी लोग इस मेथड से ट्राई करें। इसमें हमने बहुत अच्छे से बाइनोमियल को यूज किया और कैसे यूज करना है वो भी देखा हमने, ठीक है। सो फाइनली नाउ वी आर एबल टू एंड दिस टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, और आगे कुछ हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी बेटा, तो आप देख पा रहे हैं कि एक टॉपिक मैंने डाला है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। तो लॉगरिथमिक शुरू करने से पहले ये जानना कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू किसको कहते हैं। वी विल डिस्कस हियर ए नंबर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नंबर। जैसे आप जानते हैं जो पाई का यूज काफी है ना फिजिक्स और मैथ्स में, वैसे ही पाई के साथ साथ एक और नंबर यूज में आता है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। It is also a constant value and useful in very much useful in physics, chemistry, maths, economics, ठीक है। तो बहुत जगह ये नंबर आपके यूज में आएगा। और देखें कि इस नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है। ये है बेटा 2.71828। ये है एक्सपोनेंशियल नंबर की वैल्यू, इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए इस एक्सपोनेंशियल सीरीज को याद रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। सो वेरी इजी टू रिमेम्बर, you can say 1 plus x by 1 factorial x square by 2 x cube by 3 and it goes up to infinity where x is any number। तो आप देखें कि अगर मुझे सपोज e की वैल्यू निकालनी है तो इस सीरीज में क्या हमें करना पड़ेगा, x की वैल्यू को कुछ रखना पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है x की वैल्यू कितना रखें ताकि ये वैल्यू आ जाए मेरे पास e की वैल्यू? मैसेज करो, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी फास्ट। अनमोल ने जवाब दिया है कि अगर x को 1 रखा जाए तो हमें e की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ भी आप देखो तो e की पावर कितनी मानते हो आप, यहाँ पे 1 ही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। सो आप देखिए, अगर मैं x को डेफिनेटली इसमें मैं x को 1 पुट करता हूँ, आई मेक इक्वेशन, मेक इट 1 and 2 and 3
So put x equal to 1 in equation 2. We get so check so we know how to open factorial. So keep on moving like this. Keep on moving like this. What is this? 0.5, 6. तो ऐसे करके जब आप बेटा इन सबको एडअप करेंगे तो लगभग 2.5 तो आपका यही हो गया, और बाकी वैल्यूज जब एडअप होंगी तो ये फाइनली 2.71 828 इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। कौन कौन यहां तक समझ गया? ठीक है, तो ये हमारे ध्यान में रहेगा। इसके अलावा कभी आपको जरूरत पड़ती है e की पावर माइनस में निकालने की, तो इस सीरीज को आप याद रखें। ये वाली सीरीज ठीक है। तो इस सीरीज में आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा अगर हम देखें डिफरेंस तो थोड़ा याद रहेगा हमें। आप देखो जो सिंगल पावर है x की वहां माइनस है, स्क्वायर वाले में प्लस आ रहे हैं। तो आपको आइडिया हो गया कि अगर हम आपको ये याद है तो e माइनस एक्स को आप आसानी से लिख पाएंगे, और अगर आपको ये सीरीज याद है तो x की वैल्यू डाल के आप उसकी वैल्यूज को भी लिख पाओगे। तो एक काम करो, आप सारे अपनी अपनी कॉपी में इन दोनों सीरीज को एक बार लिख के देखो फास्ट, और जो लिख पाए वो हाथ खड़ा कर ले। Okay, do it fast, all of you. तो चलिए ठीक है, गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कॉल्ड एज लॉगरिथम। किसी बच्चे ने अगर इसका नाम पहले कभी सुना है तो जल्दी हाथ खड़ा करे वो। लॉगरिथम के बारे में ओके, समीक्षा कहाँ सुना आपने ये? सर 10th में किया था एक्स्ट्रा बुक से। अच्छा, और सुहेल ने कहाँ किया है? सुहेल लॉगरिथम कहाँ पढ़ा? सर अभी फिलहाल स्टार्ट किया है एक्सरसाइज नोट्स वगैरह करना।
इरशाद आपने कहाँ पढ़ा इसे? दिव्यांशी? सर 10th में मैथ थोड़ा केमिस्ट्री में बताया था, मतलब 10th में किया था हमने एक्स्ट्रा बुक्स में थे। चलिए ठीक है, सो लिटिल बिट आइडिया ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने पहली बार इस लॉगरिथम को आज ही सुना है। ओके, काफी बच्चे इसे आज ही सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आज के बाद आपको काफी कुछ पता हो जाएगा इसके बारे में, या फिर आज तो थोड़ा ही समय बचा है, नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम हम काफी हद तक काफी कुछ पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इसकी स्टार्टिंग हम कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। If the three number A, B and C are so related in this way, A raised to power B is equal to C, then the exponent B, सबको पता है ना एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है। This is exponent. So the exponent B is called as the logarithm of a number C to the base A. पहली बार आपको थोड़ा सा ये लगेगा ये कुछ नई सी चीज है, अलग सी चीज है, पर अभी एग्जांपल हम लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर मैं 3 नंबर्स में एक रिलेशन बनाऊं कि a की पावर b बराबर यदि c हो, और ऐसी सिचुएशन में कोई हमसे कहे कि व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ c, अगर कोई हमसे c का लॉगरिथम पूछे तो देखो लॉगरिथम पूछने के लिए ये जो एक पोजीशन है यहाँ पे जो मैंने ये डॉट लगाया है, इस पोजीशन को बेस कहते हैं, ठीक है। लॉगरिथम किसी भी वैल्यू की बिना बेस के आप नहीं बता सकते हो, पहली चीज सबके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या हमने लगाना है? a, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास इक्वेशन 1 है, आपके पास इक्वेशन 1 है यानी कि a टू द एक्सपोनेंट b इज इक्वल टू c, तो कोई आपसे c की लॉगरिथम पूछे बेस a के कंपैरिजन में, तो इसका जवाब क्या आएगा? b। एक इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको और क्लियर होगा। सपोज 2 raised to power 5 is how much? 32। तो अगर मैंने लॉगरिथम ऑफ 32 आपसे पूछ लिया और बेस लगा दिया 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि सपोज अब मैं आपसे लॉगरिथम ऑफ सपोज मैं 100 पूछता हूं आपसे और बेस लगाता हूं 10, तो क्या कोई गेस कर सकता है क्या जवाब आना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट अपूर्वा ने बताया है, जवाब आएगा 2। वेदिता ने भी बताया है 2। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड द क्विक रिस्पॉन्स बाय 2 स्टूडेंट्स, और ये जवाब आपका सही है बेटा, ठीक है। चलो आप अगला गेस करिए जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ और बेस को मैं 10 ही रहने देता हूँ, तो अब लॉगरिथम क्या आएगा? लॉगरिथम ऑफ 10,000 क्या आएगा?
फिर से जवाब दीजिए जल्दी से। अब देखते हैं कितने लोग फास्ट आंसर देते हैं। भाई इस बार सभी ने बेटा पावर 3 कर दी, पर जवाब रूपाली का सही है, वागेश का सही है, पावर इरशाद का भी सही है, समीक्षा सही है। बेटा आपको ये देखना है, आपको ये देखना है लोगरिथम देखते हुए कि जो बेस है उस बेस की कितनी पावर ये ला सकती है। तो 10 की कितनी पावर करोगे तो 10,000 आएगा, 4 करोगे ना। तो कौन कौन समझ गए भाई, थोड़ा आइडिया आपको हो गया लोगरिथम का, जल्दी से हाथ खड़ा करिए। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे कल इसके बारे में कंटिन्यू।